हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम रैंडम वेरिएबल और उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल से। रैंडम वेरिएबल क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो रैंडम वेरिएबल, if for each point of a sample space we assign a number, then we have a function defined on the sample space. This function is called random variable. इसका मतलब यदि हमारे पास कोई सैंपल स्पेस यदि है और उस सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स को यदि हम नंबर असाइन कर सके, अगर नंबर असाइन करेंगे तो किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो रूल क्या होगा, वो फंक्शन, जो फंक्शन क्या है, बेसिकली रूल है। तो जो रूल है या जो फंक्शन है उसे हम कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, यदि अगर मैं एग्जाम्पल सपोज लूँ, अगर हम मान लीजिए दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड, या ऐसे हेड हेड, हेड या टेल, या फिर टेल हेड और टेल टेल। तो ये हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस, जिसे हम कह रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इनको हमें नंबर असाइन करना है, तो हम रैंडम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स, जो फंक्शन है या रूल है उसी से हम रैंडम वेरिएबल करें। क्या लेट एक्स, हमने कहा नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स इन द आउटकम, इन द आउटकम, आउटकम इज जब हमने दो कॉइन्स को टॉस किया। नंबर ऑफ हेड्स कह रहे हैं तो यहाँ में एक्स, अब यहाँ पर जो आपने एक्स का रूल दे दिया, डेफिनेशन दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप हर एक पॉइंट को नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो हेड हो गए, ये एक हेड हो गया, यहाँ भी एक हेड हो गया, और यहाँ पर आपका जीरो हेड आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो हेड। तो ये नंबर असाइन करें, तो यानी कि अब ये एक्स की वैल्यूज हैं। तो अगर आप एक्स से हम ये कहें कि नंबर ऑफ हेड्स इन द आउटकम, इसका मतलब एक्स की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, जिसमें 0 एक बार रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 1 टाइम्स। लेकिन वैल्यू जो एक्चुअली हमारे पास है कौन कौन सी आई, 0 1 2। तो इस सैंपल स्पेस के लिए अगर रैंडम वेरिएबल आप ये लें तो एक्स की वैल्यू जाएंगी 0 1 2। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, यदि x केवल इंटीजर वैल्यूज अगर ले रहा है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ x टेक्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर, ये तभी है जब x की वैल्यूज इंटीजर में, जो काउंट कर सकें इंटीजर में हो, तो कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा x इक्वल टू 0 1 2, ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं जो कि आप काउंट भी कर सकते हैं, ये कहलाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यदि x दो कोई अगर आप वैल्यू लें, उनके बीच की हर जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो अगर इसको ले रहा है तो वह कहलाता है कंटिन्यूस। हर पॉसिबल का मतलब क्या है कि आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सपोज 1 और मान लीजिए 2 की बात करें, इस 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो अगर कोई भी नंबर पॉसिबल है इनके बीच में, एक्स अगर कोई भी इनके बीच की वैल्यू ले सकता है, तो वह कहलाएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस का सीधा सा मतलब है कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर जो पॉसिबल है, उन इनफाइनाइट में से कोई भी एक नंबर पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो बजाय किसी पर्टिकुलर नंबर के हम इंटरवल की बात करते हैं कि एक्स, हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू किसके बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है। तो ये हम जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमेशा हम इंटरवल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस के केस में किसी एक पॉइंट पर वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। और यहाँ पर जब हम डिस्क्रीट की बात करें तो अलग अलग पॉइंट की बात करें, और सारे पॉइंट इंटीजर पॉइंट्स हैं। नाउ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सपोज आपने कहा x इज ए रैंडम वेरिएबल। अब x एक कोई रैंडम वेरिएबल है,
किसी भी सैंपल स्पेस पर आपने एक रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन कर दिया है। तो हमने कहा पी एक्स, अब डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x, इसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स क्या होगी यदि इसको हम किसी एक फंक्शन के हेल्प से दिखाएं, से दिस फंक्शन इज एफ एक्स, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज x की वैल्यू आपने कहा कि x की से प्रीवियस केस अगर मैं देखूं जहां पर 2 हेड्स की बात की थी तो x इक्वल टू आया था 0, 1 एंड 2 आया था। तो अब x की 0 होने की प्रोबेबिलिटी, इसको अगर मैं किसी फंक्शन से डिनोट कर दूं एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स क्योंकि मैंने एफ एक्स के टर्म पे लिखा है, इसे आप सिंपली प्रोबेबिलिटी फंक्शन या कई तरीके से, कई जगह आप देखेंगे अलग अलग नाम से लिखा हुआ है। जनरली इसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कभी कहते हैं, मास फंक्शन। डिस्क्रीट के केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाता है। कंटिन्यूस के केस में अगर यही कंटिन्यूस होता तो उस केस में इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। इन कई जगह पर आप देखेंगे कि मास फंक्शन की बजाय सिंपल सा इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहा जाता है। कई जगह कई बुक में डिस्क्रीट केस में मास फंक्शन, कंटिन्यूस केस में डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ देखेंगे। अदरवाइज इन जनरल आप नॉर्मली दोनों के केस में, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो, कई जगह इसको डेंसिटी फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ पाएंगे। तो आपको ये चीजें कंफ्यूजन नहीं होना है, तो इसमें क्या लिखे तो आप अपने तरीके से उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते, समझ सकते हैं। तो डेंसिटी फंक्शन करें, मान लीजिए इसको सिंपल डेंसिटी फंक्शन तो एफ एक्स, ये इसका डेंसिटी फंक्शन कब कहलाएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अगर हम कहें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज कॉल्ड ए डेंसिटी फंक्शन इफ दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। ये जो डेंसिटी फंक्शन है बेसिकली प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है कि इसकी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी को अगर दिखा रहा है तो क्या होना चाहिए कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सारी वैल्यूज के लिए जितनी वैल्यूज इसकी पॉसिबल हैं, या इसको ऐसे आप एक्स आई कर दीजिए जितनी वैल्यू पॉसिबल है। आई इक्वल टू सपोज आपने अगर एन वैल्यूज पॉसिबल, सपोज इस एक्स की यहाँ पर आपने लिखा कि एक्स इक्वल टू x1 या ऐसे कर दीजिए x1 x2 अप टू xn अगर वैल्यूज पॉसिबल हैं, सैंपल स्पेस के आपके n पॉइंट थे, तो x की अगर आपकी ये वैल्यूज पॉसिबल हैं तो यहाँ पर एफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो इज 1 लेस देन इक्वल टू n तक। तो यानी हर एक वैल्यू यानी कि fx1 fx2 ये सारी या तो 0 या 0 से बड़ी, क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज को डिनोट कर रहा है। सेकंड कंडीशन, यदि x के सारे केसेस आपने ले लिए, इस एग्जांपल में 0 1 2 थे, और इन जनरलाइज टर्म में अगर मैं कहूँ कि x1 to xn सारे केसेस को आपने ले लिया, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का यदि आप सम करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी केस में किसी इवेंट में 1 होती है, तो अगर सारे केसेस इसमें x1 to xn ये बन रहा है, सबकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली और सम उसका निकाले, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई दिस मस्ट इक्वल टू 1। तो ये दो प्रॉपर्टी, अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब कहलाएगा जब इन दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यदि आप समेशन लेंगे यानी सारी वैल्यूज का, इनका हर वैल्यू पर एफ फंक्शन का सम लेंगे तो बना, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हैं और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल द इवेंट्स मस्ट इक्वल टू 1, दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए इस एग्जांपल को देखें। सपोज वी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स एंड दैट कैन कम अप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी हमने देखा, सपोज हमने कहा x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड fx इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यदि हम x की वैल्यूज यानी कि x और उनकी प्रोबेबिलिटीज को साथ में ऐसे लिखें, x की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटीज को साथ में लिखें, तो ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का सीधा सा मतलब है कि एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है हमें उनको लिखना है और साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है उसको हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि पहले हम इसके लिए सैंपल स्पेस बनाते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को ही आप 3 टाइम्स कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को भी कह सकते हो, सेम केस बनेंगे। यहाँ पर एक 1 कॉइन को 3 टाइम्स बनेंगे तो क्या क्या केसेस बनेंगे ध्यान दीजिए। पहला बनेगा हेड हेड हेड, ये पहला केस बना। फिर आपका बना हेड, ये हो जाएगा आपका हेड हेड टेल, दूसरा केस आपका बनेगा। तीसरा केस आपका क्या बनेगा, हेड, यहाँ पर आप टेल इसको कर दीजिए हेड, फिर हेड टेल टेल, ये बन गया। फिर इसको लिखिए आप टेल के लिए कीजिएगा, टेल, ये बन जाएगा आपका हेड हेड टेल हेड टेल, ये बन जाएगा टेल 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 हेड टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने केसेस आपके बनेंगे। ये तो आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब करा एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर अगर मैं एक्स को लिख लेता हूँ, एक्स ऑलरेडी डिफाइन है, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। फिर आपने लिखा कि लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे सैंपल स्पेस में, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आ जाएंगे 3, ये आ जाएंगे यहाँ पर 2 2 1 2 1 और ये हो जाएगी आपकी 1 एंड 0। तो अब अगर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या क्या है और यहाँ पर इसमें लिख रहा हूँ कि पी एक्स इक्वल टू एक्स। मैंने बताया था कि एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये एफ एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 एंड 3। तो स्टार्ट करें 0 से। अब ध्यान दीजिए टोटली कितने नंबर्स हैं, टोटल काउंट है इसका 8 है और 0 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। 1 नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 1। अब 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स 1 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। ऐसी x की वैल्यू 2 और 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, x की वैल्यू 3 कितने टाइम्स आ रही है 1, तो 1/8। ये कहलाएगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अगर आप ध्यान दें दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इनका यदि आप सम करेंगे 1 + 3 + 3 + 3 तक 8 आ जाएगा, 8/8 1। इनका सम क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। दूसरा एग्जांपल यहाँ लें, सपोज टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड रन्स की बात कर रहा है। हेड रन्स, रन क्या है, वेयर इज हेड रन डिनोट्स ए कंसेक्यूटिव अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड जहां पर आ रहे हों, कम से कम, उसे आप एक रन कहेंगे। तो 3 कॉइन्स को आप उछाल रहे हैं, तो कितनी रन से बन रहे हैं इसको फिर से आइए चेक करते हैं। वही पुराना एग्जाम्पल, पहले हम सारे सैंपल स्पेस में पॉइंट लिख लेते हैं। इन पॉइंट को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख लेता हूँ हेड हेड हेड, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस के पॉइंट बन जाएगा हेड हेड हेड। फिर हो जाएगा आपका हेड हेड टेल, ये हो जाएगा आपका फिर हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल। फिर हो जाएगा आपका टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि x क्या का, हमने कहा लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड रन्स। हेड रन्स क्या है,
कंसेक्यूटिव अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान दीजिए। कंसेक्यूटिव एटलीस्ट 2 कह रहा है, तो एटलीस्ट 2 में ये आ गए, तो रन ये सिंपल 1 रन 1, क्योंकि एटलीस्ट 2 कम से कम 2 हेड इसमें एक साथ आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव हेड्स 2 या 2 से ज़्यादा हेड जहाँ पर लगातार आ रहा है वो 1 रन बना रहा है, तो ये 1 रन बन गए आपके। यहाँ पर भी 2 है तो ये भी 1 ही रन बन रही है। ध्यान दीजिए क्योंकि 3 ही आपके यहाँ पर कॉइन्स दिए हुए हैं या 3 टाइम्स जो चल रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम 3 साथ आ सकते हैं या 2 ही साथ है, तो रन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि टी के बाद फिर हेड हेड कैसे मिले, क्योंकि 3 ही बार दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर से मैक्सिमम 1 ही रन बन पाएगी, 1 से ज़्यादा रन यहाँ पर नहीं बन सकती है। क्योंकि अगर आप ये कहें, मान लीजिए आपने कहा हेड टेल हेड वाला ले रहे हैं, तो कोई भी रन नहीं, क्योंकि कम से कम रन के लिए 2 हेड का होना जरूरी है, तो इसमें 1 ही रन बनेगी मैक्सिमम, जो इसमें 1 ही रन बन पाएगी। जैसे इस केस में रन कितनी है, 0 रन, इस केस में भी कितनी है, 0 रन, इस केस में 1 रन, क्योंकि 2 हेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 हेड नहीं तो 0 रन, 0 रन एंड 0 रन, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर केवल x की 2 ही वैल्यू होंगी, या तो 0 या फिर 1। तो अगर अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूँ x, और यहाँ पर लिखें पी एक्स इक्वल टू एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 0 एंड 1। अब 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल वैल्यूज कितनी है, 8 है, तो 0 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/8, और 1 जो है 3 टाइम्स आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/8। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। Let x is a discrete random variable and x has the following probability distribution। probability distribution यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकाले एंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि x की केवल 3 या 4 ही वैल्यूज पॉसिबल है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, जो मैंने लिखा था fxi दिस इक्वल टू 1। एफ एक्स का बेसिकली ये क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स आई, ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है एफ एक्स आई, यानी कि ये इसकी वैल्यू है पी एक्स इक्वल टू एक्स आई। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर पहली वैल्यू कितनी है, के, जब यहाँ पर आई इक्वल टू 0 था, यानी कि एफ एक्स 0, यहाँ पर कितनी है के, दूसरी वैल्यू कितनी है 2k, प्लस ये कितनी है 3k प्लस 7k स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, तो ये बन गया 1। तो इसको अगर हम देखें तो क्या बना, ये बना 7k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि इसको हम सॉल्व करें, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन यहाँ पर बन गई। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको हम लिख सकते हैं 7k स्क्वायर प्लस, इसको हम इस तरीके से 7k माइनस k, क्योंकि अगर आप दें 7k माइनस k 6k हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 7k स्क्वायर आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0। तो 7k कॉमन आ गया, दिस इज k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 0, तो ये बना k प्लस 1 माइनस 7k 7 सॉरी यहाँ पर 7 के लिए है, तो यहाँ पर बचा आपका, इसको मैं जरा रिमूव करूँ, माइनस यहाँ पर गलत आ गया, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका k प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा 7k माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो एक वैल्यू है k इक्वल टू माइनस 1, दूसरी वैल्यू है k इक्वल टू 1/7। क्या हम दोनों वैल्यू को ले सकते हैं, नहीं, k को माइनस 1 को इसको हम नहीं लिख सकते, क्योंकि k माइनस 1 का मतलब पहली कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। जब लिखा था ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं ऑफ एफ एक्स आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम नहीं ले सकते, तो हम k को लेंगे 1/7। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका बन जाएगा कि जब आप कहेंगे कि 0 था तो ये 1/7, जब 1 था तो ये 2/7, 3 यहाँ पर 2 पे आ गया 3/7,
और 3 में आ गया 7/1/7 स्क्वायर, दैट इज 1/7। इस तरीके 3 इसको अगर आप सम करेंगे 3 + 2 5 + 1 6 + 7, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 दिस इक्वल टू probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2, x equal to 3। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, 2k + 3k यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k + 7k स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 5/7, k की वैल्यू 1/7 प्लस 7k स्क्वायर 1/7, so this is 6/7। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 इज 6/7। तो इस तरीके से यदि इस प्रॉब्लम आपको दी हो तो इनमें आप कांस्टेंट की वैल्यू, दोनों जो हमने प्रोबेबिलिटी के यहाँ पर इसके जो लिखे थे रूल्स लिखे थे उनको यूटिलाइज करते हुए कांस्टेंट की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अभी तक हमने डिस्क्रीट की बात की थी, अब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस कैसे ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि x को हम हमेशा पॉइंट्स के बीच में लिखते हैं a और p। तो यहाँ पर अगर हम किसी इंडिविजुअल पॉइंट की बात करें तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है और किसी एक पॉइंट पर आप पूछ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी नियरली 0 के बराबर होगी। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी इस तरीके से बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। ये नहीं कहते कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट कंटिन्यूअस के केस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो हम ये कहें कि a to b अगर यहाँ सपोज हमने कहा या क्योंकि कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हमने कहा सपोज दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये हम कह रहे हैं, तो x यहाँ पर x पर्टिकुलर नहीं बल्कि इंटरवल के बीच में कह रहे हैं, या इसको x1 x2 भी आप कह सकते हैं, a b भी कह सकते हैं। ये आपने कहा सपोज दिस इज फंक्शन f(x). अब ये कब कहलाएगा, डेंसिटी फंक्शन कब कहलाएगा, या कहें कि आप दिस इज f(x) देन दो प्रॉपर्टीज फिर से हो जानी चाहिए, क्या कि f(x_i) या f(x) यहाँ पर अब ये लिखेंगे f(x_i) लिखने के बजाय इसको हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, अगर ये f(x_i) लिख रहे हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बिटवीन a एंड b के बीच की बात कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको आप प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पॉइंट से ना लिख रहे हैं हम, इंटरवल के बीच में लिख रहे हैं, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। xi आप ये समझेंगे कि ये इंटरवल के बीच की है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मस्ट इक्वल टू 1। लेकिन कंटिन्यूअस केस में आप क्योंकि सिग्मा नहीं कर सकते तो हम लगाएंगे इंटू -∞ to ∞ f(x) आपने कहा dx दिस मस्ट इक्वल टू 1। तो ये जो f(x) आपने लिखा, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, -∞ to ∞। अब आप कहेंगे ये तो a to b तक ही डिफाइन है, लेकिन हम यहाँ -∞ to ∞ कर रहे हैं, तो हम तो सारे पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं कि -∞ अगर फंक्शन केवल a to b के बीच में डिफाइन है तो इसका मतलब -∞ to a इसकी वैल्यू 0 होगी और ∞ to b तक का वैल्यू 0 होगी। तो केवल हमारे जो फाइनली रह जाएगा वो a to b तक का ही रहेगा। लेकिन हम लिखते समय लिखेंगे तो इस तरीके से देंगे कि f(x_i) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -∞ to ∞ f(x dx) इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूअस के केस में वही चीज इस तरीके से लिखी जाएगी, डिस्क्रीट के केस में यहाँ पर सिग्मा लिखा जाएगा। तो ये कहलाएगा f(x) प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ध्यान दीजिए फिर से, कंटिन्यूअस केस में हम कई जगह इसको डेंसिटी फंक्शन लिखा होगा और डिस्क्रीट केस में मास फंक्शन के फॉर्म में लिखा होगा, या इन जनरलाइज तरीके से हम सीधे से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम भी इसकी आप जैसे हमने पहले की थी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ c such that a function is a probability density function of x। अब डेंसिटी फंक्शन है तो मैंने आपसे कहा कैसे मानता हूँ, हमें ये होना चाहिए कि -∞ to ∞ f(x dx मस्ट इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए कि ये फंक्शन 0 to 4 के बीच में डिफाइन है, बाकी के लिए 0 है। तो हम क्या करेंगे, -∞ तो इसका मतलब लेस देन 4 से सारी 0 हो जाएंगे,
नहीं, 0 से लेस देन में सारी 0 और 4 से ऊपर भी सारी वैल्यू 0। तो ये जो लिमिट बचेगी ये आपकी बचेगी 0 to 4। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चाहे इक्वल दिया हो या ना दिया हो, दोनों केस में हमारी लिमिट हम 0 to 4 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी कंटिन्यूस केस में। तो इसको आप लेस देन इक्वल टू 0 लिखें या ना लिखें, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो 0 to 4 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स दिस मस्ट इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो c ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 0 to 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप करेंगे तो c बाई 3 ये हो जाएगा दिस इक्वल टू, इसको ऐसे लिखना है तो 1 इसको आप लिख लें यहाँ पे, दिस इक्वल टू 1। इसको फिर अगर हम सॉल्व करें ये हो जाएगा 4, अगर एक बार रखेंगे 4, दोबारा 0, 4 into 4 16, 64 C3 this equal to 1। So this implies C equal to 3/64। तो इस तरीके से C की वैल्यू ये निकल आएगी। अब प्रोबेबिलिटी करें 1 to 2, अगर ये निकाल रहे हैं आप, सेकंड पार्ट इसका करें प्रोबेबिलिटी 1 to 2, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको ये निकालना है 1 से लेके 2 तक का सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा अब सी एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2, सी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 3/64 कांस्टेंट ही है, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 1, 8 माइनस 1/3। एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 आप रखेंगे, 8 माइनस में कितना आ जाएगा 7, ये आप कैंसिल हो जाएगा, 7/64। So probability that x lies between 1 and 2, this is 7/64। ये इसकी probability बन जाएगी। फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थोड़ा सा अलग है डेंसिटी फंक्शन से। अभी तक हमने डेंसिटी फंक्शन को fx से डिनोट किया। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली इसको आप क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं fx से। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जनरलाइज्ड टर्म में लिख दूं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यानी कि x से पुराने जितने से पुराने सारे पॉइंट भी ले रहे हैं इसमें, तो x लेस देन इक्वल टू x, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx। यहाँ पर हम ध्यान दीजिए पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू x, यानी जितनी पुरानी वैल्यूज है। सपोज डिस्क्रीट के केस में यदि आप ये कहें कि x1 x2 x3 ऐसे सपोज xn है, यदि मैं ये कहूँ कि fx सपोज 2 अगर मैं ये कहता हूँ, तो fx2 का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x2। x2 का मतलब सारी यहाँ से, यानी क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, सॉरी 2 तक का ही हमने कहा हुआ है, तो 2 तक का यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको हम 2 तक का ही लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2। तो इसका मतलब यदि मैं fxn की बात करता हूँ, fxn का मतलब है सारी प्रोबेबिलिटीज का सम x1, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो fxn एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दिस xn दिस मस्ट बी 1, तो ये तो डिस्क्रीट का केस था। ऐसे कंटिन्यूस केस में आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस केस में यदि आपको हमें ये दिखाना है कि हम कंटिन्यूस केस में इंटरवल की बात करते हैं, जब इंटरवल की बात करते हैं px लेस देन इक्वल टू x, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कंटिन्यूस केस में, इसको कहा जाएगा fx कंटिन्यूस केस जो होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, तो इसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से x पॉइंट तक का fx dx, यहाँ से यहाँ तक का
जितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो कंटिन्यूस केस में इसको ऐसे लिखा जाएगा और डिस्क्रीट केस में आप इसको इस तरीके से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रीट केस में समेशन करते हैं और कंटिन्यूस केस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है और डेंसिटी फंक्शन क्या है, ये आपके समझ में आ गया। थैंक यू।